मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विथ हिमांशु तिवारी में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप और आपके परिवार के साथ सभी लोग सुरक्षित होंगे एवं सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देश का सख्ती से पालन भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वैश्विक महामारी कोरोना के समस्या से निपटने में सुशासन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की भूमिका एवं इसके लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, वैश्विक समुदाय द्वारा किए गए प्रयास तथा अपने दिनचर्या को किस तरह से मैनेज किया जाए उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना आपदा सदी की सबसे विध्वंसक महामारी के रूप में विश्व के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में जब विकसित देश तथा कम जनसंख्या वाले देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई हो, तो भारत जैसे विकासशील एवं अन्य अल्प विकसित देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं की कल्पना किया जाना आवश्यक है। अतः हम यह देख सकते हैं कि इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे और सरकार द्वारा उठाए भी जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना है क्या। देखिए, कोविड अर्थात कोरोना वायरस डिजीज़, यह माना गया है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से प्रारंभ हुआ। फरवरी 2020 तक कोरोना के प्रसार ने लगभग पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में कर लिया, अर्थात इसका प्रसार विश्व के 150 देशों तक फरवरी 2020 तक हो गया। ऐसे प्रसार को देखते हुए सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, जिसमें लॉकडाउन का सहारा प्रमुख माना जाता है। भारत ने भी अपने यहाँ ऐसा प्रयास किया। तो हम यह देखते हैं कि कोरोना वायरस से मुक्ति पाने हेतु निरंतर प्रयास जारी है। जैसे कि इससे पूर्व अन्य आपदाएं हमने देखी, जैसे इबोला वायरस, पोलियो वायरस। तो उससे भी मुक्ति पाने हेतु वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय ने दवाओं का विकास किया एवं टीकाकरण के माध्यम से उस पर नियंत्रण पाया जा सका है। अतः हमें यह सकारात्मक सोच रखना होगा कि यह समय बेहद भयावह है, परंतु उम्मीद एवं सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ इरादों के साथ हम इस महामारी का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इसमें आपको अपने परिवार के साथ एकजुट रहना होगा, समाज में एकजुट रहना होगा। उसके साथ ही हम यह देख सकते हैं कि इस वैश्विक महामारी ने जहां एक ओर सामाजिक असमानता को बढ़ाया है, वहीं आवश्यक रूप से गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा आदि को भी बढ़ाया है। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया है कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, अर्थात वर्ल्ड GDP में 6.5% टू 9.5% तक हानि देखी गई। 6.5% टू 9.5%, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एवं भारत ने अभी हमने देखा कि निगेटिव ग्रोथ की तरफ हमारा ट्रेंड देखा गया, परंतु 2020 के नवंबर-दिसंबर के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ती हुई नज़र आई है। तो हम इस महामारी से
निपटने में प्रथम जो लहर थी उसमें तो काफ़ी हद तक कामयाब रहे, परंतु वर्तमान में जो द्वितीय लहर आ चुकी है भारत में, यह बहुत ही भयावह रूप धारण किए हुए है। इसके जो म्यूटेंट्स हैं पहले के म्यूटेंट से काफ़ी खतरनाक है। इसने बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सबको प्रभावित किया है। अतः हम यह देख सकते हैं कि इस आपदा के काल में हमारे समक्ष कुछ साधन हैं जिसके द्वारा हम इस कोरोना की महामारी से निपटने में कारगर साबित हो सकेंगे। पहला है सामाजिक दूरी। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी समय समय पर यह अपील किया जाता रहा है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का प्रसार व्यक्तिगत संपर्क में आने से होता है। अतः हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी के साथ संपर्क में न हो एवं उचित दूरी बनाए रखे हों। अतः इसके लिए सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इससे संक्रमण की श्रृंखला में लगाम लग सकती है। साथ ही सरकार द्वारा सामाजिक दूरी का अनुपालन हेतु सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है, परंतु यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इसका पालन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सख्ती से करें। इसके बाद स्वच्छता। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम सभी को पता है कि हमारे हाथ से, हमारे नाक से, हमारे मुंह से ऐसे कितने विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जो कि हम स्वच्छता के द्वारा, स्वच्छता का अनुपालन करके उसको शरीर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आंकड़े के अनुसार 95% पुरुष शौचालय के बाद अच्छे से हाथ साफ नहीं करते हैं। यह हाल सिर्फ अल्प विकसित और विकासशील देशों में ही नहीं है। विकासशील देशों के लोग भी 40% तक अपने हाथों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं। अतः हमें स्वच्छता का अनुपालन सख्ती से करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना को कम करने के लिए एवं उसके प्रसार को रोकने के लिए 20 सेकंड तक सही से साबुन से हाथ धोए जाने की भी सिफारिश की गई है एवं हमने उसका पालन भी किया है एवं हमें इसका पालन लंबे समय तक करना होगा। इसके साथ ही अपने घर के आसपास एवं अपने मोहल्ले में सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। कचरे इकट्ठा ना हो, कचरों का प्रबंधन हो, उसके लिए हमें सजग रहना होगा। स्वास्थ्य को बढ़ाने की दिशा में पूरा विश्व एक है, परंतु विकसित देशों के समक्ष भी चुनौतियां देखी गई एवं विकासशील देशों के समक्ष भी चुनौतियां देखी गई। विकसित देशों को अगर देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी अपने यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चुनौतियों का सामना किया। भारत एक बृहद जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्लेषित करने के लिए हमारे आधारभूत और संरचना के बारे में जानना होगा। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में लगभग 2.5% ही स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित किया जाता है। अतः इतने कम आवंटन के साथ 135 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना एक चुनौतीपूर्ण विषय ही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अपने सुझाव में यह कहा गया कि राज्यों को वर्ष 2022 तक अपने राज्य जीडीपी का 8.5% तक व्यय करना चाहिए। अर्थात अपने राज्य में जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर
स्वास्थ्य अवसंरचनाओं को मजबूत करने एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने पर बल दिया जाना चाहिए। वहीं मेडिकल कॉलेजेस, अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य सामग्रियों के उत्पादन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में फार्मास्यूटिकल उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में देखा गया है। भारत हमेशा से ही दवा निर्माता देश के रूप में उभरा है। ऐसे में मांग और आपूर्ति में व्यवधान होने के कारण वर्तमान में दवाओं की आपूर्ति की भी समस्या देखी गई। वहीं ऑक्सीजन की समस्या होने के कारण लोगों की जान चली गई एवं संक्रमण दर में भी वृद्धि देखी गई। अतः स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भारत ने अपने यहाँ नए हॉस्पिटल्स, कोविड विशेषित हॉस्पिटल की व्यवस्था किया। उसके साथ अन्य बीमारियों के इलाज हेतु भी व्यवस्था किया जा रहा है। ई सर्विसेज अर्थात टेलीमेडिसिन के द्वारा भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। भारत में चिकित्सा एवं रोगी अनुपात बेहद खराब देखा गया है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा निरंतर अपनी चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सक एवं रोगियों की संख्या के अनुपात को वृद्धि करने पर बल दिया जा रहा है। राज्यों द्वारा भी इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ हमने यह देखा कि वैश्विक समुदाय में टीकाकरण के प्रति एक समझ को दिखाया है। भारत ने अपने देश में पिछले 1 वर्ष में कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन नामक 2 टीकाकरण दवाओं का विकास किया है। इसके साथ स्पुतनिक 5 का विकास रूस के द्वारा किया गया। वहीं ब्रिटेन के द्वारा भी टीका का विकास किया गया। वर्तमान में भारत में उपलब्ध टीकाकरण में कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड ही प्रमुखता से देखा जा रहा है। दोस्तों, सुशासन व्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु ई शासन, ई शिक्षा एवं ई सुरक्षा के साथ ई वितरण प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन भी किया जा सके एवं साथ में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ठोस कचरा प्रबंधन की समस्या से भी छुटकारा पाया जा सके। कठोर तालाबंदी का पालन करते हुए राज्य के स्तर पर कोरोना को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं महामारी अधिनियम को सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम को भी लागू किया गया है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का बेहतर इंतजाम किया जा सके। सुझाव के तौर पर हम यह देखते हैं कि 3 क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। सुझाव क्या क्या हो सकते हैं? सुझाव में आप देखेंगे कि हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। हेल्थ, उसके बाद हेल्थ में आप सब टॉपिक देखेंगे तो वैक्सीनेशन हो गया। उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके साथ हमें क्लीननेस 2.0 प्रोग्राम को बढ़ावा देना होगा। स्वास्थ्य बजट को बढ़ावा देना होगा। स्वास्थ्य बजट को बढ़ावा देने के साथ ही हम चिकित्सा में आवश्यक सामग्रियों में वृद्धि कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना पर भी बल दिया जा सकता है। इसके साथ ही अनुसंधान पर भी बल दिया जा सकेगा। टीकाकरण के द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण को सुनिश्चित करना प्रथम प्राथमिकता के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए एवं इसके साथ ही अन्य बीमारियों जैसे टीबी, कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज़
हृदय संबंधी बीमारियां आदि का भी अलग से व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। समग्रतः हम यह कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में अगर आप इसको देखना चाहें तो यह कह सकते हैं कि कोरोना भले ही दीर्घकालीन ना हो, परंतु इसने संपूर्ण विश्व को यह मैसेज दिया कि आप स्वास्थ्य सुविधाओं को सेकेंडरी सुविधाओं के रूप में नहीं देख सकते। आप इसे प्राथमिक तौर पर रखें एवं अपने स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना में वृद्धि करने का निरंतर प्रयास करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।